फटाफट से आप पहले एसजीएक्स निफ्टी देख लें, जो कि आपकी ओपनिंग को डिसाइड करेगा। वो है 55 अंकों की बढ़त के साथ और 8000 के ऊपर है। लेकिन एक लौता ऐसा फैक्टर है जो अब तक ग्लोबल प्रेजेंस के तौर पर आपको ठीक दिख रहा है। हैंसेंग का बाजार यानी कि हांगकांग का मार्केट करीब 1.5% ऊपर है और इसके अलावा स्ट्रेट टाइम्स के अंदर 0.5% की मजबूती। जैपनीज मार्केट जहां पे आज भूकंप का असर कैलकुलेट हो रहा है, वहां पे ना ज़्यादा बढ़त ना ही ज़्यादा गिरावट, ऑलमोस्ट फ्लैट होकर ही कामकाज कर रहा है। जो हमको और संकेत मिले उसमें यह है कि बाजार के अंदर शायद एक बार डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको नजर ज्यादा रखनी होगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर से गिरा जरूर है लेकिन अभी भी 100 के क्रिटिकल रेंज यानी कि 13 साल के उच्चतम स्तरों पर ही है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम आज हम थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स के तौर पर यानी कि रूपी डॉलर इक्वेशंस में थोड़ा सा सुधार देख सकते हैं। अविनाश गोरक्षेकर हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही टीएस हरिहर जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और के सुब्रमण्यम बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम समझेंगे कि मार्केट में इस समय क्या करना चाहिए। क्या गिरावट 7800-7500 तक आ सकती है? हालांकि लेवल्स के कहना थोड़ा मुश्किल, लेकिन स्टीम और स्ट्रेंथ और कन्विक्शन, ये तीन चीज़ पर चर्चा जरूर होगी। सुब्रमण्यम, एविएशन स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो अलग अलग कंपनीज के मार्केट शेयर्स में कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। ये एक ऐसा सेक्टर था जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस कम से कम जो इनके कोर क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से नहीं होते थी, ज़्यादातर ऑनलाइन के साथ ही इनकी बुकिंग्स हुआ करती थी। और दूसरा एंजॉय कर रहे थे क्रूड को। अभी 30 तारीख को लेकर एक ओपेक की बैठक होने वाली है, उम्मीद ये है कि शायद प्रोडक्शन कट बढ़ जाएगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि लिक्विडिटी का जो सीधा इम्पैक्ट था वो इनके पास नहीं है। एक बार हेज के तौर पर या फिर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन एविएशन स्टॉक्स के अंदर पोजीशन रख सकते हैं, जिनके पास है वो एक बार बने रह सकते हैं इसमें। सुब्रा, आपसे है सवाल। गुड मॉर्निंग। देखिए, जहाँ तक एविएशन स्टॉक्स का सवाल है, आई थिंक जैसे जैसे यहाँ पर हम क्रूड पे या बढ़त देखते हैं, इसकी एक वल्नरेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसके चलते ऑब्वियसली नियर टर्म कॉशन है और वही हम मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हुए देखते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी हमने इनको काफ़ी गिरावट लास्ट आई थिंक 2-3 महीने में ब्रॉड मार्केट में आउट परफॉर्मेंस के माहौल में भी इसमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो आई थिंक जहाँ पर मार्केट में ऑलरेडी इतनी मेल्टडाउन है, नियर टर्म आई थिंक यहाँ पर एक अवॉइड करने मेरी तरफ से राय होगी और आई थिंक एक बेटर टाइम्स के लिए वेट करना चाहिए और करंट लेवल्स पे भी आई थिंक एंट्री करना मुश्किल है और आई थिंक अवॉइड करना मेरी तरफ से आई थिंक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा। जी, लेकिन सुब्रा, निफ्टी पर क्या कर रहे हैं आज? एसजीएक्स निफ्टी की बढ़त को देखते हुए कोई ट्रेड लेंगे? दीपाली, आई थिंक जो भी हमने गिरावट देखी है मार्केट्स में, अभी एक पैनिक सिचुएशन है और यहाँ पर रिस्क प्रीमियम्स काफ़ी बढ़ चुके हैं और उस माहौल में आज ऑफकोर्स थोड़ी बहुत हरियाली दिख रही है। लेकिन हमारा मानना है कि शायद कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो अगर बाई चांस आ गई है तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अगर कुछ आ जाए तो मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो उस लिहाज से शायद इस लेवल पे एक शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। तो जिनको लॉन्ग करने का है शायद एक 7900 या 7800 का पुट बिकवाली करके चल सकते हैं, या तो सीधा 8000 का एक कॉल लेके सकते हैं सिर्फ इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। तो आई थिंक एक बाउंस की डेफिनेटली ज़रूरत है और मेरा मानना है कि शायद आज कल में आना चाहिए। तो आई थिंक एक्सपायरी के पहले मेरा मानना है कि एक बार मार्केट शायद 8000-8050 तक एक बाउंस करे तो आई थिंक उस लिहाज से एक छोटा मोटा एक लॉन्ग ट्रेड ली जा सकती है। हरी, एनसीसी को लेकर एक जो खबर आई है कि प्रमोटर ने करीब 5.5 लाख शेयर अपने प्लेज कर दिए हैं, गिरवी रख दिए हैं और 21 नवंबर को प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी किए थे। अभी सिचुएशन ये है कि अगर प्रमोटर को कंपनी चलानी है या फिर उसको पैसे की ज़रूरत है किसी वजह से, तो शेयर प्लेजिंग एक और तरीका है जो कि एब्रप्ट होके आ सकता है मार्केट के अंदर, और हो सकता है अभी एनसीसी के साथ है, आगे और कंपनीज के साथ भी हो जिनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। इस खबर पे आपका रिएक्शन कैसा? देखिए, प्रमोटर प्लेजिंग शेयर्स एक रूटीन बात है, तो इसमें कोई आई थिंक पैनिक करने की ज़रूरत तो है नहीं। लगभग सारे प्रमोटर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक शेयर्स को प्लेज करते हैं। आई थिंक इसमें मूल बात दो है। पहली बात तो ये है कि कितना परसेंटेज प्लेज हुआ, और वो तो मैंने एनसीसी का चेक नहीं किया, पर इंडिया में काफ़ी सारे कंपनीज है जिन लगभग 85-90% प्रमोटर्स स्टेक प्लेज्ड है। आई थिंक ऐसे कंपनीज काफ़ी वल्नरेबल है, क्योंकि समझ लीजिए 5-10% करेक्शन हो गया तो आपको बैंक या फाइनेंसिंग कंपनी से प्रेशर आएगा और फिर वो स्टॉक विल स्टार्ट गेटिंग बैंक्ड इन द मार्केट। सो दैट इज वन रिस्क। दूसरी बात यह है कि एनसीसी एक मिड कैप कंपनी है और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है फिलहाल कि मिड कैप कंपनीज और एसएमईज पे काफी हद तक लिक्विडिटी का शॉर्टेज हुआ है और शायद से लिक्विडिटी शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए आई थिंक प्रमोटर्स आर प्लेजिंग देयर शेयर्स। तो आई थिंक इफ दैट कुड गेट अ लिटिल वर्स
देन प्रॉब्लली वी कुड सी मोर प्रेशर ऑन मिड कैप कंपनीज। और जो मिड कैप कंपनीज आउट परफॉर्म किए हैं पिछले 1.5 साल में, आई थिंक ऑल दैट कुड स्टार्ट रिवर्सिंग ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 months। सो दैट आई सी इज द मेजर रिस्क एज फार एज दिस इज कंसर्न। टाटा कॉफ़ी पे भी एक खबर ये आई है कि FY17 में भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन है उसमें थोड़ी कमी रह सकती है और इसकी वजह से हो सकता है दाम कुछ और बढ़ जाएं। अविनाश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है टाटा कॉफ़ी पर, क्योंकि जो थेमेटिक और कमोडिटी बेस्ड शेयर्स हैं उनकी जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस भी है, वो कुछ एक्सपोर्ट से करेंसी का बेनिफिट तो ले लेते हैं और इस तरह की जब खबर आती है तो ये शॉर्ट दिखता भी है कि दाम बढ़ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। आई थिंक डिम्पी, मुझे लग रहा है कि टाटा कॉफ़ी में डेफिनेटली अगर भाव कॉफ़ी के नियर टर्म में बढ़ते हैं तो इनको डेफिनेटली काफ़ी सिग्निफिकेंटली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनके पास डेफिनेटली क्वालिटी कॉफ़ी बनाने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट इनके कॉफ़ी एस्टेट्स काफ़ी वेल स्प्रेड आउट है। हमको लग रहा है कि ग्लोबली जब भी प्राइस बढ़ते हैं तभी लैग के साथ बढ़ते हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद 3rd क्वार्टर में नहीं बट शायद 4th क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट पार्टली आपको इनके फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगा। और क्लियरली जिस प्रकार की पिटाई स्टॉक में हुई है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से डाउन साइड रिलेटिवली कैप्ड है और अपसाइड डेफिनेटली अच्छा खासा दिख रहा है। तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए ये कंपनी डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करना चाहिए। जी, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑयल इंडिया, इन तीनों स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले तो खबर आपको बता देते हैं, दिग्गज कंपनियों ने तेल गैस ब्लॉक की बोली में हिस्सा नहीं लिया है और खोज वाले ब्लॉक के लिए बोली कंपनियों में नहीं लगाई गई है। हालांकि इस खबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये तीनों ही स्टॉक्स परफॉर्मर रहे कल के मार्केट में, जहां पर हम ऑलरेडी डीप गैशेस देख रहे थे। लेकिन ONGC हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या फिर ऑयल इंडिया हो, इन तीनों की ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और मार्केट की गिरावट में भी स्पेशली ऑयल इंडिया और ONGC ने पार्टिसिपेट किया भी नहीं है ज़्यादा। आपकी राय क्या है हरी इन स्टॉक्स पर, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑयल इंडिया पर? देखिए, जो फिलहाल इंडिया में कंसर्न चल रहा है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन का कंसर्न चल रहा है, और ये तीनों स्टॉक जिसका आपने जिक्र किया, आई थिंक नन ऑफ देम आर अ कंजम्पशन प्ले। ये सारे B2B बिजनेस है, दे आर नॉट B2C बिजनेसेस। तो जहां तक आई थिंक रिलायंस, ONGC और ऑयल इंडिया का सवाल है, मेरे ख्याल से डाउन साइड रिस्क तो मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट आज के तारीख में आपको कोई डिफेंसिव सेक्टर्स चाहिए तो आई थिंक एक ऑयल एंड गैस रहेगा और दूसरा आपको IT रहेगा। मेरे ख्याल से ये दो सबसे ज्यादा डिफेंसिव सेक्टर्स रहेंगे, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया कंजम्पशन। ये ज्यादा ग्लोबल स्टोरीज है। लेकिन हरी, एक छोटी सी चीज़ आप ये भी बताएं, क्या आगे चलकर अगर सरकार की बात सच निकले कि ब्याज दरें कुछ हद तक कम हो जाएंगी तो इसका इम्पैक्ट क्या आपको ठीक बजट से पहले यानी कि इस क्वार्टर से में आपको दिखेगा कुछ, एक इमीडिएट एक प्री रैली आ सकती है? देखिए, ये जो डिमोनेटाइजेशन का एक साइकिल होता है वो इस तरह से चलता है कि पहले करेंसी नोट्स वापस आते हैं, फिर जो नहीं आए वो कैंसिल हो जाते हैं, और उसके बाद फ्रॉम द बैंक्स इट कम्स बैक टू पीपल। तो ये होल प्रोसेस में एक टाइम लैग रहेगा, लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लैग रहेगा, और ये ड्यूरिंग दिस 3-4 मंथ्स डेफिनेटली मार्केट में लिक्विडिटी सिचुएशन टाइट रहेगा। तो आई डोंट थिंक ये 3 महीने में आप इंटरेस्ट रेट्स कट करोगे तो भी कोई खास फर्क पड़ेगा। My understanding is government will wait for the liquidity situation to stabilize और उसके बाद ही वो रेट्स कट करेगा। जी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर भी एक खबर है, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के साथ करार किया है कंपनी ने रियल एस्टेट सेक्टर में स्टार्टअप्स को लेकर। और इंटरेस्टिंग ये है कि कल ये स्टॉक बढ़कर बंद ही हुआ था, अच्छे खासे गेंस के साथ करीब 3-3.5% की बढ़त स्टॉक में दिखी थी और ये खबर भी पॉजिटिव है। अविनाश, आपकी राय क्या है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर? आई थिंक दीपाली, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली इस न्यूज़ के कारण थोड़ी बहुत अपटेक के स्टॉक में देखने को मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार का माहौल अभी रियल एस्टेट सेक्टर में है, हमको लग रहा है कि क्लियरली डिमांड जो है वो कम से कम नेक्स्ट 3 से 4 महीनों के लिए काफ़ी सॉफ्ट रहने की एक्सपेक्टेशन है। और हालांकि इस कंपनी में हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी प्रोजेक्ट्स बैंगलोर में इन्होंने डेवलप किए हैं और अभी भी अच्छी ऑर्डर बुक है। हमको लग रहा है कि ओवरऑल सेंटिमेंट रियल एस्टेट स्टॉक्स पे थोड़ा सा कॉशियस ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपसाइड पॉसिबल है, बट ऊपरी लेवल पे शायद बिकवाली वापस आवे। एक और खबर है, वो है मुथूट कैपिटल पे क्रिसिल ने कंपनी की रेटिंग को घटा दिया गया है और साथ ही डेट इंस्ट्रूमेंट, बैंक फैसिलिटी, FD, ये तीनों कंपोनेंट जो थे इसके जो करती थी काम, उस पर सभी में रेटिंग को घटाया गया है। सुब्रा, आपकी रिकमेंडेशन क्या है मुथूट कैपिटल पे? आप इसको अगर ट्रैक करते हैं तो?
वैसे भी मैं इसको ट्रैक तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये काफ़ी चर्चे में रही है। आई थिंक लास्ट महीने भर में अगर आप देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस काउंटर्स रही है, लेकिन पूरे गेंस यहाँ पर गवा चुकी है और कल के मार्केट में 207 के आसपास बंद हुआ है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ के चलते ऑब्वियसली आज बहुत काफ़ी प्रेशर रहने की संभावना है। तो आई थिंक नियर टर्म में अवॉइड है, लेकिन अगर किसी को सपोर्ट ढूंढने का तो शायद 180 के आसपास थोड़ा बहुत सपोर्ट है। तो आई थिंक इसको अवॉइड करना आई थिंक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा, और इसको चेस ना करें तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। तो नियर टर्म में अवॉइड की राय है सुब्रा की मुथूट कैपिटल पर। कल भी स्टॉक 10 रुपए नीचे बंद हुआ था 5% के लोअर सर्किट पर। लेकिन अब इंट्राडे कॉल्स जो हर रोज हम आपको बताते हैं 3 मिनट में, वो जान लेते हैं। 10 कॉल्स लेकर अंचल मौजूद एक बार फिर से। आज बताइए अंचल, 10 स्टॉक्स कौन से हैं? शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे इम्तियाज कुरैशी की कॉल से। उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है जुबलेंट फूड्स पे। इंट्राडे में एक अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है। शेयर में चार्ट्स पे देखें तो स्ट्रांग लग रहा है। 910 के लक्ष्य दे रहे हैं, साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस रखिए 874 पे। दूसरी बाय पिक रहेगी एसआरएफ में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1460 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। 1423 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। सुमित बागड़िया की तरफ से विप्रो में खरीदारी की सलाह है। उनका मानना है 455 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है आज के दिन में। 430 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। और साथ ही ओएनजीसी में भी बाइंग कैंडिडेट है, चार्ट्स पे मजबूत लग रहा है। 290 के टारगेट्स दिख सकते हैं आज के दिन में। 265 का एक स्टॉप लॉस रखिए। किरण यादव जी की तरफ से एक कॉल आई है प्रिज्म सीमेंट पे। उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। कहीं ना कहीं अब एक बाउंस बैक आता हुआ दिखे है शेयर में, और एक चार्टिकली अब शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे आ गया है, सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से बाउंस आता हुआ दिखेगा। लक्ष्य दे रहे हैं 95 रुपीज़ का। 85 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस रखिए। मानस जायसवाल जी ने एमआरएफ में बिकवाली करने की सलाह दी है। प्रेशर बिल्डअप जारी रहेगा, शेयर में बिकवाली रह सकती है, और ऊपरी काफ़ी एक रनअप आ चुका था, अब करेक्शन कंटिन्यू रहती हुई दिखेगी। आज बिकवाली करके चलिए 44,500 का लक्ष्य रहेगा। 47,500 का एक स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही कर्नाटका बैंक में बिकवाली की सलाह है। 95 के टारगेट्स के लिए बिकवाली की जा सकती है। 107 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। आखिरी 2 कॉल्स पुष्कराज कनिष्कर की, 3 कॉल्स पुष्कराज जी की तरफ से है। पहले तो HCL टेक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। रुपये में जिस तरह से मूव रह रहा है वो फायदा देगा IT शेयरों को, और वही कारण है आज इंट्राडे में काफ़ी सारे ब्रोकर्स मानते हैं IT में तेजी आ सकती है। HCL टेक में 781 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलिए। 745 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा IT शेयर टेक महिंद्रा, यहाँ भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 455 के टारगेट के साथ खरीदारी करिए। 436 का स्टॉप लॉस रहेगा। और लास्ट कॉल टोरेंट फार्मा, 175 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। 164 का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, इन सभी स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे ज़्यादातर कुछ हद तक फार्मा के शेयर भी आपको शामिल होते हुए दिख रहे हैं। IT के शेयर भी काफ़ी हद तक शामिल हैं, और कुछ केमिकल के शेयर भी शामिल है, जैसे कि SRF है। ये तीनों सेगमेंट ऐसे हैं जो कि करेंसी बेनिफिशियरी भी हैं, और इम्पॉर्टेंट इन्हीं की रिकवरी से बाजार शायद थोड़ा बहुत मोमेंटम भी दिखाए आपको। तो सभी शेयर्स आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। एक और खबर है सुब्रा, वो ये खबर ये है कि जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है वो 15 महीने के उच्चतम स्तरों पर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो क्रूड से काफ़ी हद तक मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो है 30 तारीख को ओपेक की एक बैठक होने वाली, जिसमें प्रोडक्शन कट आएगा। ये शिपिंग कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर क्या करना चाहिए, क्योंकि एंजॉय तो कर रहे हैं जिस तरीके फेवरेबल न्यूज़ इनके साथ आ रही है, और कुछ कैश क्रंच का भी इनको ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि 24 तारीख तो ये नोट बदल ही रहे हैं, पुराने नोट ले रहे हैं। जी, जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन कट की बात हुई उसका असर ऑलरेडी हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर कल के भी अगर आप US मार्केट्स में देखें तो यहाँ पे क्रूड पे हमने अच्छी खासी स्पाइक देखी है। तो उसके चलते आई थिंक यहाँ पर OMCs पे डेफिनेटली जो भी हमने रनअप देखे उस माहौल में आई थिंक थोड़ा कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा। ऑफकोर्स यहाँ डोमेस्टिकली उनको बीच बीच में एक प्राइस हैक भी मिलते रहता है, लेकिन जहाँ पर क्रूड पे भी बढ़त आ रही है और डॉलर की भी स्ट्रेंथ आ रही है, ये दोनों नेगेटिव है OMCs के लिए। तो फॉर द करंट टाइम आई थिंक थोड़े अवॉइड करना बेटर रहेगा। यहाँ पर कोई फ्रेश निवेश ना करे। इनफैक्ट मेरा आज रिकमेंडेशन भी वही है HPCL पे एक सेल का। मेरा मानना है कि शायद ये सब थोड़ा करेक्टिव मोड पे आ सकते हैं। और जहाँ तक क्रूड का सवाल है, आई थिंक प्रोडक्शन कट भले ही यहाँ पर होए, आई थिंक बट एक स्पाइक अगर देखा जाए तो आई थिंक 52-55 यहाँ तक जाने की संभावना है। तो वहाँ तक आई थिंक जाकर आई थिंक शायद एक बार थम जाए। तो नियर टर्म में आई थिंक थोड़ा बहुत कॉशियस व्यू रखना चाहिए, जो यहाँ पर इस पे डिपेंडेंट है, क्रूड पे डिपेंडेंट है। और जैसे मैंने बताया OMCs को फॉर द नियर शॉर्ट टर्म आई थिंक अवॉइड करना बेटर रहेगा।
जी, एक और स्टॉक है जिस पर आज एक ट्रेडिंग बाउंस मिल सकता है और ये स्टॉक है सेंट्रम कैपिटल का। खबर पॉजिटिव है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शुरू करने के लिए लाइसेंस मिला है कंपनी को। और कल हमने देखा भी था कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से थे जो कि परफॉर्म कर रहे थे। एक था रेपको होम फाइनेंस और कल खबर थी भी जो कि कल आखिरी के मिनटों में आई थी, आरबीआई ने जो लोन रीपेमेंट नॉर्म्स हैं उनको रिलैक्स किया है बैंक्स के लिए भी और एनबीएफसीज के लिए भी। रेपको होम फाइनेंस इसी खबर के बाद करीब 4% की बढ़त लेकर बंद हुआ था। अविनाश, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर आपकी राय क्या है और साथ ही साथ सेंट्रम कैपिटल अगर आप ट्रैक करते हैं तो क्या कमेंट्स होंगे? आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जहाँ पे पोर्टफोलियो ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसमैन की तरफ टिल्टेड है, जैसे कि रेपको होम फाइनेंस का ज़्यादातर बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से आता है, इनको डेफिनेटली आरबीआई के थोड़े से रिलैक्सेशन के रूल्स के कारण बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनकी एसेट क्वालिटी इंटैक्ट रहेगी। दूसरे फ्रंटलाइन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का रेट कट की एक्सपेक्टेशन आरबीआई पॉलिसी में है दिसंबर के महीने में, हमको लग रहा है कि एचडीएफसी, हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, यहाँ पे भी डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रही बात सेंट्रम कैपिटल की, तो हमको लग रहा है ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, ऑल्दो मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है, ये एक ग्रोइंग स्पेस है और ऑब्वियसली आज स्टॉक में थोड़ा बहुत अपसाइड आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस बीच एक कंपनी है एशियन ऑयल फील्ड, उसको एक ऑर्डर मिला है करीब 140 करोड़ रुपए का। ये ऑयल इंडिया से ऑर्डर मिला है, तो शायद ये खबर भी आज एशियन ऑयल फील्ड पे अपना इम्पैक्ट छोड़ेगी। 140 करोड़ रुपए का ऑर्डर ऑयल इंडिया से, शेयर करीब 71-72 रुपये के आसपास है और एशियन ऑयल फील्ड है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन हरी, अब यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए, बाज़ार के अंदर आप उस लेवल पे आके खड़े हैं जहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे को अगर एवरेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर दिया जाए, कहीं ये ट्रैपिंग तो नहीं है। और आपने शुरुआत में एक वर्ड कहा था कि अगर 20% बाज़ार टूट जाए, आप नंबर्स में मत देखिए, ये बाज़ार ऐसा कर भी सकता है क्योंकि इसने किया है। ये 8600 से टूट के ऑलमोस्ट अब 8000 के नीचे तो आ गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक सेफ हेवन्स तो होंगे जहाँ पर हम अगर पैसा लगा भी देते हैं तो कम से कम डरे नहीं। उसमें क्या फार्मा, आईटी, कुछ एक और ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं क्या? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक पिछले 10 दिन में इंडिया में हुआ क्या है कि जो 2 साल से हम कंजम्पशन स्टोरी की बात कर रहे थे, वो अचानक से कंजम्पशन स्टोरी रिवर्स हो गया है। तो जो इंडियन कंजम्पशन पे डिपेंडेंट सेक्टर्स थे, जैसे ऑटोमोबाइल्स, जैसे एफएमसीजी, एनबीएफसीज, ज्वेलरी, बैंकिंग, आई थिंक इन सभी सेक्टर्स पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। आई डोंट थिंक फंडामेंटली कुछ खास बदला है, पर जो पेन होगा अगले 2-3 महीने में, आई थिंक उससे डेफिनेटली इनके अगले 1-2 क्वार्टर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मेरा मानना है कि यदि आपको फिलहाल पैसा पार्क करना हो तो आप, आई थिंक यू शुड लुक एट डिफेंसिव सेक्टर्स विच आर नॉट इंडिया डिपेंडेंट। मैं 2 सेक्टर्स की सलाह दूंगा। पहली बात तो आईटी और दूसरा आई थिंक ऑयल कंपनीज जिसकी हमने जिक्र किया था। आई थिंक ऑयल इज नॉट डिपेंडेंट टू मच एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। सिमिलरली आईटी कंपनीज आर मोर डिपेंडेंट ऑन यूएस पॉलिसी। रिस्क है ट्रम्प के आने के बाद क्या होगा, इमिग्रेशन पे क्या होगा, पर आई थिंक डिस्पाइट ऑल दैट, जिस तरह से इन्फोसिस और टीसीएस करेक्ट हुए हैं, मैं मानता हूं कि डेफिनेटली इन पे देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इन पे फंड्स पार्क किया जा सकते हैं। जी।